पिछले एक दशक से विमेन पावर की बात बहुत जोरों शोरों से हो रही और कई दफे ऐसा देखा गया कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को थप्पड़ मारा तो वो यूथ आइडल बन जाती, किसी लड़की ने किसी लड़के को गाली दी तो वो यूथ आइकन बन जाती, या फिर किसी लड़की ने किसी लड़के को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया तो यूथ आइडल बन जाती। और अक्सर जसलीन, चंदा कोचर जैसे लोग लाइमलाइट ले जाते और इन सब से मरहूम रह जाती हैं वो महिलाएं जो सही मामलों में या मायनों में आइडल या आइकन होती हैं। और इसी कड़ी में बात आज से कुछ 34 साल पहले की। एक महिला जो उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी, जिसकी कुछ वक्त पहले शादी हुई थी, एक दिन अचानक उसके पति गायब हो जाते हैं और जिनकी लाश कभी नहीं मिली। एक दिन उस महिला को एक आदमी अपने घर बुलाता है और कहता है, ये पेपर लो, पूरा 12 बीघा पुश्तैनी जमीन हमारे नाम करो, साइन कर दो, नहीं करोगी तो जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखाई देते हैं ठीक उसी तरह तुम भी नहीं दिखोगी। पर वो महिला झुकी नहीं। कुछ वक्त बाद उस महिला और उसके बेटे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती और वो महिला किसी तरह खुद की और अपने बच्चे की जान तो बचा लेती है, पर इस घटना में उसे गर्दन में 2 गोलियां लगती हैं और उसके बेटे को 1 गोली। जिस प्रकार जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं, उसी प्रकार उस महिला के घर के दरवाजे पर असंख्य गोलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। ये सब यहीं नहीं रुकता। कुछ वक्त बाद उसके भाई को मार दिया जाता है। घटना के कुछ वक्त बाद उस महिला को फिर बुलाया जाता है और फिर धमकाया जाता है और इस बार फिर वो महिला झुकने से मना करती है। धमकाने, जबरन घुसकर मारने का यह सिलसिला तकरीबन 15 साल तक चलता है। वो आदमी जब चाहता तब उस महिला के घर जाकर उसे बुरी तरीके से मारता। वो महिला फिर भी नहीं झुकी, पर इस बार अंजाम थोड़ा खतरनाक था और इस बार उस महिला के सामने उसके जवान बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। इतने सालों में लश्कर बदले, सिपह सलार बदले, सरकार बदली, सरदार बदले, पर उस महिला के हालात जस के तस रहे। पर एक दिन शायद भगवान को उस महिला के ऊपर तरस आया और कुछ हमलावर उस आदमी का सरेआम वध कर देते। वध भी ऐसा कि आने वाले माफियाओं का रूह कांप जाए। तो इतने सालों तक अपने इरादों पर अडिग रहने वाली उस महिला का नाम है जयश्री उर्फ सूरजकली, और वो आदमी कोई और नहीं, अतीक अहमद जी और उसका कुनबा। अतीक अहमद जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस्वी और ममता बनर्जी जैसे लोगों के लिए ये अतीक अहमद जी हैं। जैसा कि भारत में अक्सर होता है, जैसे ही कोई लड़का बाइक एक्सीडेंट में मारा जाता है तो अक्सर समाचार पत्र में लिखा होता है, कक्षा में हमेशा अव्वल आने वाले मेधावी छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत। बाद में पता चलता है कि वो लड़का 5वीं फेल था, बाइक चोरी की थी और घटना के वक्त वो एक महिला का चेन झपट के भाग रहा था और भागने के दरमियान वो ट्रक के नीचे आ गया। ठीक उसी तरह जब शौक इलाही उर्फ चांद बाबा नाम के एक माफिया को मारकर जब अतीक नेता बना तो आम लोगों के बीच आम धारणा यह बनी कि एक गरीब मुस्लिम टांगे वाले का बेटा आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी लोकसभा में बैठ रहा था और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। ऐसा बोलने वालों के ऊपर इस आदमी ने जबरदस्त तमाचा जरकर यह बताया कि ध्यान से रोल मॉडल सेलेक्ट करो, बिना देखे सुने और समझे तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ समझदार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है। ये वही समझदार हैं जो सुबह उठ के ऊपर वाले का नाम बाद में और पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चुंबन देकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर। ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक आंकड़ा एक मुख चुंबन के जैसा। यूपी पुलिस के आंकड़ों से यह पता चला है कि मार्च 2017 में जब से आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, राज्य में 10,900 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुआ। इन एनकाउंटर्स में 23,300 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 5,046 घायल हुए। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि उनमें घायल हुए पुलिसकर्मियों की संख्या 14 से 43 थी और 13 पुलिसकर्मी मारे गए। वहीं 183 गैंगस्टर्स को मार गिराया गया। और यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि मारे गए गैंगस्टर्स में से सिर्फ 41% ही मुसलमान थे। अतीक अहमद के वध के बाद कई लोगों को बोलते सुना गया कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया। तो भाई, विकास दुबे शिया था या सुन्नी? कौन था विकास दुबे? कौन था? और जो इस अतीक अहमद को मुसलमानों का शुभचिंतक मानते हैं, मसीहा मानते हैं, उन्हें बताता चलूं कि इसने सबसे पहला मर्डर शौक इलाही उर्फ चांद बाबा के नाम के एक मुसलमान का किया था। नसर नाम के एक मुस्लिम पार्षद का मर्डर किया। फिर इसने अशरफ नाम के एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी। यही नहीं, इसने सबसे ज्यादा मुसलमानों की जमीन अवैध तरीके से
कब्जाई है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जैसे ही किसी आतंकवादी का एनकाउंटर होता है तो तुरंत लोग कह देते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर जैसे ही अतीक जैसे दुर्दांत आतंकवादी का एनकाउंटर होता है वो तुरंत मुसलमान हो जाता है। भाई देखिए, या तो दोनों का धर्म है या दोनों का नहीं है। 2004 में राजू पाल की हत्या हो जाती है, 2023 में उमेश पाल की, पर जैसा विधवा विलाप अतीक के लिए हो रहा है वैसा तो इन दोनों के लिए शायद नहीं हुआ था। और शायद ही किसी आम आदमी या किसी राजनेता ने अतीक के खिलाफ एक शब्द बोला। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कानून को फैसला करने देना था, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अतीक अहमद की जमानत याचिका पर फैसला करने में तकरीबन 3 साल लग गए। और जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि 10 जज ने इसकी जमानत याचिका पर फैसला देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर। अब जहां अदालतें खुद डरी हुई हों वहां इंसाफ कैसे मिलेगा? यहां यह भी जानिए कि राजू पाल की हत्या को लगभग 20 साल हो गए और अभी तक उसमें फैसला नहीं आया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर अतीक अहमद को मारने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया। तो यहां बता दूं कि घटना से पहले अतीक और अशरफ ने खुद कहा था कि असद की मौत से वो सदमे में हैं, तो फिर कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि हर एक 24 घंटों में इनका मेडिकल कराना बहुत जरूरी है। और अदालत के आदेश को मानते हुए ही अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीक की हत्या सही है। देखिए, कौन आरोपी है कौन दोषी है इसका फैसला तो निश्चित तौर पर कोर्ट को ही करना चाहिए, कोर्ट ही करेगी। पर न्याय व्यवस्था को इतना जवाबदेह और दुरुस्त तो होना ही चाहिए कि अतीक जैसे अपराधी लोकतंत्र का एनकाउंटर करने से पहले तकरीबन 100 बार डरें और 100 बार सोचें। देखिए, बदलते वक्त के साथ पिज्जा आधे घंटे में डिलीवर होता है, स्विगी जोमेटो 15 मिनट में और ब्लिंकिट सिर्फ 10 मिनट में। वहां सालों तक इंसाफ की बात जो होना ना, मुझे थोड़ा अप्रासंगिक लगता है।